तो आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इंसानी दिमाग के सबसे डार्क और गहरे हिस्सों में झांकने वाले हैं। हम बात करेंगे ताकत की, भ्रष्टाचार की और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल परफेक्ट आदर्श दिखने वाला शख्स पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि नैतिकता और ताकत के नशे पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ी करती है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपको एक ऐसी नोटबुक मिल जाए जिसमें किसी का भी नाम लिखने से उसकी मौत हो सकती हो। ये सुनने में किसी डार्क फैंटेसी जैसा लगता है ना? लेकिन यही वो एग्जैक्ट सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। अगर किसी एक आम इंसान को जिंदगी और मौत की ऐसी पूरी ताकत मिल जाए, तो क्या वो इसका इस्तेमाल भलाई के लिए करेगा या खुद एक मॉन्स्टर बन जाएगा? जिसका नाम इस नोट में लिखा जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि उस डेथ नोट का सबसे खौफनाक सच है। ये एक छोटी सी लाइन ना आगे आने वाले खतरनाक दांव और नतीजों को तय कर देती है। बस एक नाम और मौत तय है। इस डार्क सच्चाई को ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे चलकर सब कुछ इस पर ही टिका है। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, ताकत का आकर्षण। अब देखिए, इससे पहले कि हम ये समझें कि नोटबुक ने क्या तबाही मचाई, ये देखना जरूरी है कि लाइट यागामी आखिर था कौन। लाइट कोई पैदाइशी शैतान नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो जापान का सबसे होशियार स्टूडेंट था। बेहतरीन मार्क्स, एकदम परफेक्ट रेपुटेशन। सबको लगता था कि ये लड़का आगे चलकर कुछ बहुत महान करेगा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इस परफेक्ट बाहरी आवरण के पीछे लाइट अंदर ही अंदर इस दुनिया से पूरी तरह बोर हो चुका था। वो इस दुनिया को लेकर बेहद निराशावादी था और उसे लगता था कि ये दुनिया अपराधियों से सड़ चुकी है। उसकी ये छिपी हुई सोच ही आगे चलकर उसके पतन का सबसे बड़ा ट्रिगर बनी। और यहां से चीजें सच में इंटरेस्टिंग होना शुरू होती हैं। एक दिन स्कूल के बाहर लाइट को एक काले रंग की नोटबुक मिलती है। शुरू में ऑब्वियसली एक लॉजिकल इंसान होने के नाते उसे लगता है कि ये किसी का किया गया भद्दा मजाक है। पर क्यूरियोसिटी किसको नहीं होती? तो वो एक टीवी पर दिख रहे अपराधी पर इसे टेस्ट करता है और अगले ही पल उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। लाइट पहले तो पूरी तरह सदमे में आता है, लिटरली उसके हाथ कांपने लगते हैं। पर धीरे धीरे वो शौक एक भयानक आनंद में बदल जाता है। वो सच में इस ताकत को एंजॉय करने लगता है। और तभी एंट्री होती है ryuk की, एक शिनिगामी यानी मौत का देवता। ryuk उसे बताता है कि ये सच में मौत के देवता की दुनिया की नोटबुक है। लेकिन यहां सबसे डार्क आयरनी देखिए, इस पूरी तबाही की शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एक मौत का देवता अपनी दुनिया में बोर हो रहा था। उसने बस मजे के लिए ये नोटबुक इंसानी दुनिया में फेंक दी। एक तरफ लाइट बोर हो रहा था और दूसरी तरफ ryuk, और इन दोनों की बोरियत ने दुनिया का नया और खौफनाक इतिहास लिख दिया। यही वो पॉइंट है जहां लाइट अपने कानून तोड़ने और हत्याओं को सही ठहराने लगता है। वो कहता है, मैं अपराधियों को मारकर एक नई दुनिया बनाऊंगा। ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब कीरा का जन्म होता है, एक ऐसी छवि जिसे वो खुद इंसाफ का देवता मानता है। यहां से दुनिया सच में दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोगों के लिए वो एक नया हीरो था और बाकियों के लिए एक बेहद खौफनाक मॉन्स्टर। और ये हमें हमारे अगले हिस्से पर लाता है, सेक्शन 2, इंसाफ बनाम सच्चाई। अब देखिए, हर जबरदस्त कहानी में एक विरोधी विचारधारा की जरूरत होती है, और ये स्लाइड ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि ये दोनों मुख्य किरदार एक दूसरे के कितने विपरीत थे। एक तरफ लाइट यागामी था, जिसकी इंसाफ की परिभाषा उसकी खुद की बनाई हुई थी। उसका आवरण एकदम प्रिस्टीन और परफेक्ट था, पर अंदर एक मैसिव गॉड कॉम्प्लेक्स पल रहा था। और दूसरी तरफ था एल, जिसकी जिंदगी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी निष्पक्ष सच्चाई और कानून मायने रखता था। एल की छवि बिल्कुल बिखरी हुई थी, बिखरे बाल, नंगे पैर घूमना, पर दिमाग वो दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव था। आइए अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सबसे बड़ा दिमागी खेल। एल बहुत तेजी से मूव करता है और तुरंत डिड्यूस कर लेता है कि कीरा और कहीं नहीं बल्कि जापान में ही छिपा है। और इसके साथ ही इस कहानी की टेंशन एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, दो बेहद जीनियस दिमाग एक ही कमरे में आमने सामने बैठे हैं। बाहर से आम दोस्तों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर चुपचाप एक दूसरे को खत्म करने का ट्रैप बिछा रहे हैं। ये कोई तलवारों वाली जंग नहीं थी, ये इतनी नजदीक से होने वाली एक इनसेन, दम घोटने वाली साइकोलॉजिकल वॉर थी। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, एक गॉड कॉम्प्लेक्स का जन्म। जब ये दिमागी जंग अपने चरम पर पहुंचती है ना, तब हम लाइट की मानसिक स्थिति का सबसे डार्क फेज देखते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए,
फेज 1 और 2 तो हमने देखे, लेकिन फेज 3 सच में हैरान कर देने वाला था। लाइट एल को धोखा देने के लिए प्रैक्टिकली अपने खुद की डेथ नोट से जुड़ी यादें तक मिटा देता है। अपने दुश्मन को हराने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था, और जब आखिरकार फेज 4 में एल मारा जाता है तो लाइट पर से हर रोक हट जाती है। फेज 5 आते आते उसका ईगो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब वो सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था, वो सच में खुद को एक भगवान मान चुका था। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, आखिरी पतन। लेकिन आपको पता है ना, हर अहंकार का अंत जरूर होता है। सालों बाद जब लाइट नहीं रहा तो उसकी जगह लेने 2 नए डिटेक्टिव्स आते हैं, नियर और मेलो। इन दोनों ने बिल्कुल अलग तरीके से काम किया। नियर ने लाइट पर जबरदस्त मानसिक दबाव बनाया, लगातार उसे साइकोलॉजिकली पुश किया। वही मेलो ने चीजों को इतना तेज कर दिया कि लाइट गलतियां करने पर मजबूर हो गया। और जब इन दोनों की ताकत मिली ना, तो इन्होंने स्लोली और मेथोडिकली लाइट की बनाई हुई उस परफेक्ट झूठी दुनिया को तोड़ कर रख दिया। और आखिर में वो पल आ ही गया। सबके सामने सच खुल गया कि लाइट यागामी ही कीरा है। उस फाइनल बैटल में लाइट की स्थिति लिटरली देखने लायक थी। वो शख्स जो पिछले इतने सालों से खुद को एक शांत, ताकतवर भगवान दिखाता था, अचानक एक डरे हुए, बौखलाए हुए और हारे हुए इंसान में बदल गया। उसका वो गॉड कॉम्प्लेक्स एक सेकंड में टूटकर बिखर गया। ये एक ऐसे भगवान की कहानी का अंत था जो आखिर में एक बेहद कमजोर, डेस्परेट इंसान साबित हुआ। जब लाइट पूरी तरह हार जाता है और बुरी तरह जख्मी होता है, तब एक बिल्कुल शांत और चिलिंग नजारा सामने आता है। र्यूक, वही मौत का देवता जिसने ये सब शुरू किया था, चुपचाप अपनी नोटबुक निकालता है और उसमें लिख देता है, लाइट यागामी। जिस नोटबुक से लाइट ने अपने आप को भगवान समझा, हजारों लोगों की जान ली, आखिरकार वही नोटबुक उसकी भी जान लेती है। ये इस पूरे पतन की सबसे ट्रेजिक और डार्क आखिरी सच्चाई थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है, क्या लाइट उसी पल बर्बाद हो गया था जब उसने वो काली नोटबुक पहली बार जमीन से उठाई थी, या फिर क्या बेहिसाब और एब्सोल्यूट ताकत किसी भी आम इंसान को हमेशा एक मॉन्स्टर बना ही देती है? शुरू में उसका इरादा तो सच में इंसाफ का था, पर उस बेहिसाब ताकत ने उसके इरादों को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया। इस एक्सप्लेनर को हम इसी गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि यही वजह है कि ये कहानी आज भी साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग का एक मास्टरपीस मानी जाती है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।